जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान और हम बात करेंगे कांग्रेस के उन दिग्गजों की, उन हैवीवेट्स की जो अब चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल, सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। एमपी के लिए जहां बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी भी ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है। और इसी को लेकर दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई, जिसमें सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई। और अब खबर आ रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव गुना सीट से तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के ही भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो राज्यसभा सांसद हैं, वो राजगढ़ से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो करेंगे आज इसी मसले पर चर्चा। पहले आप देख लिए संभावित जो अभी प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहे हैं, किस सीट पर किसका मुकाबला किसके सामने होगा। जबलपुर से आशीष दुबे बीजेपी के, तो कांग्रेस के दिनेश यादव आमने सामने होंगे। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, तो कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा। ये संभावित नाम कांग्रेस की तरफ से बता रहे हैं। बीजेपी ने तो अपने प्रत्याशी घोषित कर ही दिए हैं। राजगढ़ में रोडमल नागर, और जैसा कि खबरें, दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। और बालाघाट से भारती पारधी बीजेपी की तरफ से, तो सम्राट सिंह सिकरवार कांग्रेस की तरफ से ये संभावित प्रत्याशी हैं। और उज्जैन सीट भी काफी रोचक है। परमार साहब, यहां से खबरें आ रही है कांग्रेस महेश परमार को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो ये कुछ संभावित कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट पर लगभग मुहर लग चुकी है, सहमति बन चुकी है, सिर्फ आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। करेंगे इसी मसले पर चर्चा। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख साहब जुड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता केदार सिरोही साहब जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों पैनलिस्ट का। केदार जी स्वागत है, गुलरेज साहब आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केदार जी आपके ओपनिंग रिमार्क के साथ ही करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार आपकी पार्टी पर सवाल ये उठ रहे हैं कि जीत की रणनीति क्या होगी, किस तरह बीजेपी का सामना करेगी। कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। बहरहाल सवाल कई हैं, मैं इन सारे सवालों का जवाब नहीं मांग रहा हूं। अभी तो इतना बता दीजिए, कब तक लिस्ट आ सकती है, और क्या कांग्रेस अपने दिग्गजों को इस चुनावी मैदान में उतार रही है? देखिए दीपक जी, आरोप कौन लगाते हैं? आरोप लगाने का काम जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं उनका है, तो वो उनके पास एक ही काम है, हम लोगों पे आरोप लगाना। उसका हम लोगों को थोड़ा भी चिंता नहीं है। सवाल ये है कि हम लोग मंथन कर रहे हैं, और बहुत सीरियस स्तर पर मंथन कर रहे हैं। इस बार देश में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। साउथ में भाजपा का सुपड़ा साथ है, हरियाणा पंजाब में भाजपा का सुपड़ा साथ है, उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साथ है, बिहार और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में भी भाजपा का कोई भी जनाधार बचा नहीं है। इसलिए अब जो भाजपा का मुख्य गढ़ माना जा रहा है वो मध्य प्रदेश और गुजरात और थोड़ा राजस्थान माना जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी बहुत ही बारीकी मंथन करके प्रत्याशियों का चयन कर रही है, और आप विश्वास रखिएगा, हमारी पार्टी बहुत अच्छे प्रत्याशी देने जा रही है। और ये जो चुनाव है, ये भाजपा के लिए बड़ा बड़ा टक्कर का चुनाव हमने खड़ा कर दिया है, और इस बार हम मध्य प्रदेश में एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन जो खबरें जो आ रही है केदार जी, हम भी इंतजार करें। अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिग्विजय सिंह के नाम की मोहर लग गई है, जो राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। अरुण यादव जो आपकी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्हें पार्टी सिंधिया के खिलाफ उतार रही है, ऐसी खबरें हैं। बिल्कुल, देखिए राजा के जो महाराजा हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको पिछली बार भी एक किसान ने हराया था, और इस बार भी हमें अच्छा है अगर अरुण यादव जी अगर वहां जाते हैं। किसान के बेटे हैं, किसान नेता है, मध्य प्रदेश के किसानों की एक बुलंद आवाज है, और बड़ी खुशी होगी पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को कि फिर एक बार इतिहास दोहराया जाएगा। एक सामंत के सामने एक किसान लड़ेगा, और ये पहली बार नहीं होगा। इतिहास में हजारों उदाहरण है इसके, और हमारा जो किसान है वो जीतेगा। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। एक और पूछा था, मैं उसका जवाब दे देता हूं। पार्टी छोड़ने का अभी बात आ रहा है। देखिए, ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी से कई राज्यों में हमारे पास आए, हमारे यहां से उनके यहां जा रहे हैं। उनके और हमारे आने में एक बेसिक अंतर है। हमारे यहां जो आ रहे हैं वो हमसे इन्फ्लुएंस होके आ रहे हैं, हमारी विचारधारा से इन्फ्लुएंस होके आ रहे हैं, हमारी 5 गारंटियों से इन्फ्लुएंस होकर आ रहे हैं। और जो भाजपा में जा रहे हैं वो ईडी के, सीडी के, पुलिस के, तमाम तरह के दबाव, धंधे के दबाव में जा रहे हैं। बस ये बेसिक फर्क है दीपक जी।
चलिए मैं लौटूंगा केदार जी। पहले इस वक्त डॉक्टर गुलरेज साहब की प्रतिक्रिया लें, उसके पहले देखिए कांग्रेस अपने लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कब करेगी, इस पर हमारी भी नजरें बनी हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मसले पर कहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के सारे प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं, जल्द ही सभी नामों की लिस्ट आ जाएगी। सुनिए। आज 100% टिकट मध्य प्रदेश के क्लियर हो गए हैं और सब जगह सर्वसम्मति से बड़े जो हमारे बिग लीडर है वो भी और जो हमारे कार्यकर्ता यूथ है, हमने कहा था 50% से ज्यादा यूथ टिकट देंगे। हमने उस भावना का ध्यान रखा और हर जगह सबसे अच्छा कैंडिडेट कैसे हो सर्वसम्मति से पार्टी ने निर्णय लिया है। आज रात को या कल सुबह डिक्लेयर हो जाएगा। सुना आपने, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हमारे दिग्गज और सभी कार्यकर्ता युवा, जैसा कि वादा था 50% टिकट उन युवाओं को देंगे, उसी के तहत टिकट वितरण का काम 100% यानी 100% पूरा हो गया है। शायद खबरें हैं कि आज ये देर रात तक लिस्ट आ ही जाएगी। गुलरेज साहब क्या कहेंगे, आपने तो सभी सीटों पर 29 सीटों पर प्रत्याशी अपने ऐलान कर ही दिए हैं। आप जिस 29 सीटों की जीत की रणनीति पर काम कर रहे हैं, कांग्रेस से कह रही है कि हमारे दिग्गज इस बार देंगे चुनौती। कई सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ जीत रही है लोकसभा चुनाव, आपके इस मिशन को पूरा होने नहीं देंगे? नहीं, वो मिशन तो पूरा होगा और कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमने मेहनत की है, बूथ पर हमारी मेहनत है और हमारी लोकप्रियता लोगों के मन में बसी हुई है। लेकिन अभी ये कह रहे थे जीतू पटवारी जी की युवाओं को मौका देगा, तो युवा तो 55 साल के होते हैं कांग्रेस पार्टी में, तो और कौन से युवाओं को देंगे, क्योंकि राहुल गांधी से ज्यादा युवा कोई नहीं है जो कि 55 साल के हैं। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जल्दी ये लोग भी डिक्लेयर करें क्योंकि चुनाव का मौसम है। मजा आता है कि जब सामने वाला कॉन्टेंडर भी प्रबल हो। लेकिन एक बात और है कि जिसको कहते हैं ना कि चुनावी रूप से या पॉलिटिकल रूप से कत्ल की रात, आज कांग्रेस पार्टी में कत्ल की रात है और इनके जितने वरिष्ठ नेता हैं सब इंतजार कर रहे होंगे कि मैं बचा के नहीं बचा, आला कमान ने कहीं मेरा नाम तो नहीं डाल दिया इस सूची में, क्योंकि उस सूची में जिसका नाम आएगा उसका पॉलिटिकल करियर खराब होना है। तो ये मुझे तो अच्छा लगेगा कि चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे कांतिलाल भूरिया हो, जो बार बार चुनाव हारते हैं, इस बार और ये चुनाव हारे, इनको सील बंद करके पॉलिटिकली इनको आउट करते हैं। लेकिन जो पार्टी आरोप लगा रही थी आपकी कि कांग्रेस में तो अब कोई कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने को ही तैयार नहीं है, अब जो खबरें आ रही है कि कांग्रेस दिग्गजों को उतार रही है। दिग्विजय सिंह बड़ा नाम है, अरुण यादव बड़ा नाम है कांग्रेस का, कांतिलाल भूरिया बड़ा नाम है कांग्रेस का। तो अब तो खबरें हैं कि मध्य प्रदेश के बड़े दिग्गज लीडर्स ही चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इसी बूते पर कांग्रेस आत्मविश्वास से भरपूर है कि अब तो साहब जीत निश्चित है। दीपक, 14,700 से ज्यादा कांग्रेसियों ने पार्टी छोड़ी है और बीजेपी का दामन थामा है, और उसमें इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, पूर्व इनके सांसद विधायक भी हैं। क्या पता सूची आने के बाद क्या हो। जी चलिए, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। और आज जब पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे थे कि 16,000 से अधिक कांग्रेस के नेता पार्टी में आ गए हैं, तो वो ये भी कह रहे थे कि आप जरा इस पर प्रकाश डालें तो हम जरा फहरिस्त वो लिस्ट भी जारी करें। केदार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए गुलरेज साहब की इस टिप्पणी पर। मैं भाजपा की दयनीय स्थिति पर हंसी आ रही है कि वो जो दम भर रही है अपने आप पे, बड़ा केडर, बड़ी विचारधारा, बूथ गांव पन्ना प्रभारी, तमाम चीजें, उसके बाद भी हमारे लोगों के लिए आरती लेके खड़ी हुई है। इसका मतलब सीधी यह बात है, इनके कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके हमारे लोगों को लेने की बात हो रही है। इसका सीधा मतलब है ये विश्वास, इनको अपने आप में ही विश्वास नहीं है। ये चुनाव हार रहे हैं, पूरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। इसीलिए हमारे जो भी लोग मिल रहे हैं इनको, छोटे बड़े मोटे पुराने नए, सबको लेने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कमेटी तक बना लिए। चलिए संक्षिप्त में शेख साहब, फिर मुझे धनंजय जी के पास जाना है। जी देखिए, ये हिंदुस्तान है भाई साहब, हिंदुस्तान में हर अच्छे व्यक्ति के लिए हमेशा स्वागत होता है। तो कांग्रेस के जो अच्छे लोग हैं केवल उन्हीं को अलाउ है, और बाकी बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हल्के किस्म के लोग हैं, उनको तो हम बाहर का रास्ता दिखाते हैं, आप तो दरवाजे पर खड़े नहीं रहने देते, जो नीच किस्म के कांग्रेसी हैं उनको। चलिए फिलहाल मैं लौटूंगा, आप दोनों राजनीतिक मेहमानों की मैंने प्रतिक्रिया सुनी। मैं धनंजय प्रताप जी का रुख करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, क्या कहेंगे आप? सवाल तो ये खड़े होते थे कि मध्य प्रदेश चुनाव परिणाम सामने आने के बाद जिस तरह की प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है,
क्या जरूरत पड़ रही है अब बीजेपी को इस तरह कांग्रेस से जो नाता छोड़कर, नाता तोड़कर पार्टी में आना चाह रहे हैं? खुले दिल से बीजेपी उनका स्वागत कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी जिस तरह से आत्मविश्वास से भरे है, मोदी के कामकाज को लेकर, 10 साल के केंद्र सरकार के काम को लेकर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश जरूर है बीजेपी की कांग्रेस के ऊपर, लेकिन कांग्रेस भी खुलकर कह रही है कि जीत निश्चित है, हमारे नेता मेहनत कर रहे हैं और वो परिणाम जब 4 तारीख को आएंगे उसमें दिखेंगे। इस पर थोड़ा प्रकाश डालें धनंजय जी। देखो दीपक, ये जो पार्टियों में आना जाना चलता रहता है, इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। 14,000 लोग आ जाएं चाहे 16,000 लोग आ जाएं, कोई उसका ये सब वोट में कितना तब्दील होगा और ये कितने गंभीर कार्यकर्ता है और कितने आपके काम आएंगे, इसके बारे में किसी तरह के कयास लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। देखो 2020 में आज से ठीक 3 साल पहले जो सिंधिया के साथ में 22 विधायक आए थे कांग्रेस के बीजेपी में, और कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि शायद 28 उपचुनाव हुए थे उस टाइम में। तो उस टाइम में जो विधायक आए थे और जो कार्यकर्ता आए थे, वो उनका समावेश आज तक पार्टी में नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं हम ग्वालियर चंबल का ही उदाहरण लें तो भाजपा का जो कैडर बेस कार्यकर्ता है और जो सिंधिया के साथ आया हुआ कार्यकर्ता है, दोनों के बीच मतभेद स्पष्ट दिखाई देता है। अब ये जो नए लोग आ रहे हैं, ये कितने दिन बीजेपी में चलेंगे, या चुनाव के बाद बीजेपी वाले ही इनको पहचान पाएंगे या नहीं पहचान पाएंगे, इस बारे में अपन बहस न करें तो ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपना अस्तित्व बताने की लड़ाई लड़ रही है, और यही कारण है कि कांग्रेस जिस तैयारी में दिख रही है कि अपने बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाए, चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनको राजगढ़ से चुनाव लड़ाया जाए, अरुण यादव को सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ाया जाए, गुना शिवपुरी से कांतिलाल भूरिया को रतलाम सीट से चुनाव लड़ाया जाए। तो जो दिग्गजों को चुनाव लड़ाने की रणनीति पे कांग्रेस आई है, वो उसका फैसला वाकई में बहुत सही है। इससे जो मध्य प्रदेश में चुनाव, लोकसभा चुनाव एक तरफा दिख रहा था, उसमें तब्दीली नजर आ रही है। अब कम से कम कुछ सीटों पर वाकई में दिलचस्प मुकाबला होगा। हम उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि गुना सीट से पिछले बार जो है, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, चुनाव हार गए थे। अब इस बार जो है अरुण यादव, उनके खिलाफ में कांग्रेस अरुण यादव को खड़ा किया है। गुना शिवपुरी में यादव वोटर बहुत ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर अरुण यादव सिंधिया को टक्कर दे पाएंगे। तो जो माहौल बन रहा है उससे ये तो समझ में आ रहा है कि जो चुनाव एक तरफा नजर आ रहा था पिछले कुछ दिनों पहले, उसको कांग्रेस ने एक अच्छी निर्णायक लड़ाई के मोड़ पर ला दिया। लेकिन मध्य प्रदेश में शुरू से धनंजय जी बाइपोलर पॉलिटिक्स ही रही है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच ही हमने देखा है कड़ा मुकाबला रहा है, बीजेपी और कांग्रेस। तीसरा कोई राजनीतिक दल इतना प्रभाव यहां पर रखता नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ने अभी हाल ही में परिवर्तन किया। कमलनाथ पीसीसी चीफ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं, जीतू पटवारी को जिम्मेदारी दी जाती है। कांग्रेस युवाओं को टिकट देने की, युवाओं के नेतृत्व की बात कर रही है। इस चुनाव के परिणाम क्या होंगे ये तो 4 तारीख को पता चलेंगे, लेकिन कांग्रेस के सामने आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा संकट होगा अगर प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब हो जाती है? छिंदवाड़ा भी अगर फतेह कर लेती है, किला जो भेद नहीं पाई है अब तक बीजेपी कमलनाथ का, अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए लीडरशिप को लेकर एक बड़ा संगठन को सबके सामने, एक संगठन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा। नहीं दीपक, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो कांग्रेस की लीडरशिप है, हमको उसको दूसरे पैमाने के रूप में देखना चाहिए। अभी तक के पिछले 40-45 साल से जो कांग्रेस की लीडरशिप चली आ रही थी, वो सिर्फ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ या बड़े नेताओं के इर्द गिर्द थी। पूरा नेतृत्व इन्हीं के पास था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 40-45 साल बाद नेतृत्व परिवर्तन किया है, और निश्चित तौर पे चुनावी परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस अपनी इसी लीडरशिप को आगे बढ़ाएगी। और जो उसने युवाओं को टिकट देने का फैसला किया है, वह भी यही, उसका संदेश भी यही है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अब पीढ़ी परिवर्तन की राह पे है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी नई कांग्रेस खड़ी करेगी। उसको ये लेना देना नहीं है कि चुनाव परिणाम क्या आएगा। वैसे मैं आपको दीपक जी बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो 3 महीने 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव परिणाम हुए थे, उसमें कांग्रेस को ट्राइबल वोटों का बहुत बड़ा ट्राइबल्स का बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ में था। 2013 के चुनाव परिणाम में जो कांग्रेस बीजेपी के पास में 31 ट्राइबल की सीट थी, आज वो 31 नहीं, आज कांग्रेस बीजेपी के पास 24 सीट है। कांग्रेस 22 ट्राइबल सीट को जीत करके
10 लोकसभा क्षेत्र में, अगर हम विधानसभा चुनाव के परिणाम को एनालिसिस करें तो 10 लोकसभा क्षेत्र में आगे है। अगर कांग्रेस दमदारी से लड़ती है तो इन सीटों पर वो कड़ी चुनौती दे सकती है। ठीक है केदार जी, जरा मैं ये भी समझना चाहूंगा, आपकी पार्टी जब जनता के बीच पहुंचेगी, प्रत्याशी जब जनता के बीच पहुंचेंगे तो मुद्दे रहेंगे क्या? क्योंकि बीजेपी तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 10 सालों में जो बड़े फैसले लिए गए हैं उन्हें प्रमुखता से आगे रखते हुए जनता के बीच जा रही है। आदिवासियों के भरोसे आप विधानसभा चुनाव में थे, आदिवासियों ने भी बम्पर वोट बीजेपी को दिया, महिलाएं भी लाडली बहना योजना के बहाने बीजेपी के साथ चली गई। खास मुद्दे आपके पास क्या रहेंगे जनता के सामने जब आप जाएंगे? तो किन मुद्दों को उठा रही है कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में? देखिए दीपक जी, बहुत स्पष्ट है। सामने जो है, जो नेतृत्व है, वो बादल में रडार ढूंढते हैं, नाली से गैस बनाते हैं, इस तरह की लीडरशिप है। और उसके सामने जो हमारी लीडरशिप है, उन्होंने 5 गारंटी दी है। आप इसको बहुत सीरियसली नोट कीजिएगा। पूरे विश्व के 28 देशों में आंदोलन चल रहे हैं। बनाती है 28 देशों के किसान लोग, मालूम है कि लाल मिर्ची और हरी मिर्ची के बीच में अंतर क्या होता है। गुलरेज बीच में से नहीं बदलना, बीच में से मत बदलना है ना। गुलरेज जी, मैं मौका दूंगा आपको, बीच में मत बोलना, बीच में से मत बदलना है ना। अपनी कुर्सी पे बैठे रहिए, अपना फरमान। गुलरेज साहब मैं मौका दूंगा, सुनिए ना। केदार जी को पहले अपनी बात रख लेने दीजिए, सुन लेते हैं केदार जी को। 5 गारंटियों के साथ आ रहे हैं। सबसे बड़ी पूरा जो विश्व का किसान है वो आज की तारीख में एमएसपी गारंटी की बात कर रहा है। और एमएसपी गारंटी का जो सबसे बड़ा प्रॉमिस है वो कांग्रेस ने किया। ये गुलरेज को बंद करो, ये मत करिए गुलरेज साहब, मुझे खामखा ऑडियो गिराना पड़ेगा। सुन लीजिए केदार जी की बात को, सुन लीजिए। बोलने का समय मिलेगा ना। आपका जब समय आएगा आप बिल्कुल उन्हें काउंटर करिएगा, आप बोलिएगा। अभी केदार जी को बोलने दीजिए। हम किसानों का एमएसपी का गारंटी का कानून ला रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम ला रहे हैं जीएसटी, जो कृषि, एक तरफ कहते हैं हम लोग घाटे का है, खेती पे कई तरह की सब्सिडी दी जा रही है, फिर भी उसके ऊपर जीएसटी लगता है। मतलब ये बड़ा कंफ्यूजिंग मॉडल है। वो जीएसटी हटाने का हम लोग वादा कर रहे हैं। किसानों का जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पूरे कारपोरेट को फायदा हो रहा है। आप ही की एनडीटीवी की रिपोर्ट है जिसमें 50,000 करोड़ तक के फायदे की बात हुई है। हम उसको फार्मर फ्रेंडली बनाएंगे, किसानों के लिए बात है। हम ये पर्चा लीक वाली जो समस्या आ गई है ना युवाओं के साथ, वो आज की तारीख में भारत में एक काम हो गया है। बच्चा पास करता है, कोचिंग जाता है, फार्म भरता है, एग्जाम देता है, एग्जाम के बाद में रिजल्ट आता है, फिर पता पड़ता है पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद जांच होती है, फिर वो चला जाता। हम पेपर लीक ना हो इसकी गारंटी देंगे। जो 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा हैं उनको हम लोग तुरंत आते ही रोजगार देंगे। नए जो बच्चे हैं जब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको स्टाइफंड देंगे। जो आदिवासी की बात आई है, आपने कहा, हम अनुसूची 6 को गारंटी के साथ लागू करेंगे। अभी आपने देखा होगा लद्दाख में सोनम वांगचुक वो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। 16 दिन हो चुके हैं। हम आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन, उनका हम लोग अधिकार देने वाले हैं। हम महिला सशक्तिकरण पे महिलाओं के लिए काम करने जा रहे हैं। महिलाओं को 1 लाख की साल की गारंटी देने जा रहे हैं। उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने जा रहे हैं। जो हमारी बहनें हैं आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, उनका जो मानदेय बहुत कम है, उनका मानदेय बढ़ाने की बात करने जा रहे हैं। छोटे जो व्यापारी हैं उनकी इनकम को सुनिश्चित करने के लिए, उनके व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग देश के जो सबसे प्रभावी मुद्दे हैं उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। भाजपा के पास आज की तारीख। चलिए केदार जी, मुद्दे तो काफी गंभीर लग रहे हैं। गुलरेज साहब संक्षिप्त में आप जरा जवाब दें, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता मेहमान केदार जी की बातों को सुनकर इतना मैं समझ पा रहा हूं कि काफी अहम और जरूरी मुद्दे वो जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हो कि मुद्दे गंभीर लग रहे हैं, लेकिन लोग भी गंभीर होना चाहिए उसके लिए। ये महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हैं, और राहुल गांधी बदनावर में आते हैं तो क्या करते हैं, किसके साथ बैठते हैं? ये वीवीआईपी जो रेप एक्यूज्ड है करण मोरवाल, मुरली मोरवाल का बेटा, उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उसके साथ सोफे पर बैठते हैं। ऐसा नहीं कि अनायास फोटो खिंच गया, उसके साथ बाकायदा वो बैठते हैं। दिग्विजय सिंह जी उसके साथ बैठते हैं। ये पर्चा लीक की बात करते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पर्चा लीक अशोक गहलोत
गहलोत की सरकार में राजस्थान में हुआ, ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया इसका। तो इनकी बातों में क्या वैल्यू है? ये जब भी बोलते झूठ बोलते, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा है। किसानों की बात करते हैं, अरे भैया किसानों के नाम पे तो आपने क्या ढकी की है? आपने किसानों की ऋण माफी की बात की थी, छत्तीसगढ़ में 5 साल सरकार चली आपकी, ऋण माफ नहीं हुआ। राजस्थान में 5 साल सरकार आपकी चली, किसी का किसान का पूरा ऋण माफ नहीं हुआ। तो ये झूठ और ढकोसले के लोग हैं। ये चाहते हैं कि कुछ वोट कैसे भी मिल जाए, हारना तो है ही सही, बस जमानतें बचाने के लिए अपने बड़े नेताओं को दांव पे लगा रहे हैं आज ये। चलिए, बेहद कम समय मेरे पास, संक्षिप्त में केदार जी, संक्षिप्त में। ये इनके लोग अगर शिवराज सिंह लड़ते हैं तो क्या उनको दाव पे नहीं? इनके बड़े नेता नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके बड़े नेता नहीं? मैं गुलरेज भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, 2700 रुपए देने की क्षमता है या नहीं? गेहूं का भाव 2100 रुपए धान का भाव देने की क्षमता है या नहीं? अगर है तो अभी घोषणा करिए, अभी घोषणा करिए। ये धोखा किसने किया? ये किसानों के पीठ में छुरा किसने रोका? महिलाओं को 3000 का वादा किसने किया? युवाओं को रोजगार देने का वादा किसने किया? हर परिवार को रोजगार देने का वादा क्या किसने किया? अगर ये नहीं कर सकते हो तो धोखेबाज आप हो, आपकी पार्टी है, आपकी विचारधारा है। क्योंकि ये आप लोगों के लिए चुनाव चुनौती नहीं बना है, पनौती बन चुका है। चलिए, मुद्दे काफी अहम हैं। केदार जी जो बातें कर रहे हैं, जिस प्रखरता से वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं पार्टी के हित में, देखना होगा कि जनता कांग्रेस के इन वादों को, इन मुद्दों को कितने अहमता से लेती है। और दूसरी तरफ हमारे बीजेपी के प्रवक्ता मेहमान जिस तरह से कह रहे हैं कि जनता उसे कितनी गंभीरता से लेती है, क्या वो वोटों में परिवर्तित होंगे? समय की कमी है, 40 सेकंड में धनंजय जी, आपने दोनों मेहमानों को सुना, लेकिन एक सवाल यह भी हो रहा है कि इस बार के चुनाव में वो मुद्दे प्रमुखता से नहीं उठ रहे हैं। कांग्रेस कथित तौर पर, विपक्षी पार्टियां कथित तौर पर ऐसा कह रही है कि जो उठना चाहिए, जो जीवन की, आम जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। नहीं दीपक जी, ऐसा नहीं है। देखिए, चुनावी माहौल अभी बन रहा है और मुझे लगता है कि जिस तरह से राष्ट्र में महंगाई, रोजगार और तमाम मुद्दों पर बहस चल रही है, तो ये मुद्दे भी इस बार चुनावी मुद्दे बनेंगे। बाकी मुद्दे तो हैं ही। तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव जो है वाकई में दिलचस्प होना चाहिए और हम तो उम्मीद ये करेंगे कि एक देश में सशक्त विपक्ष भी होना चाहिए। चलिए, यानी कुल मिलाकर बीजेपी जहां एक तरफ अपने पिछले 10 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल के अहम फैसलों को जनता के बीच लेकर जा रही है, और कांग्रेस भी काफी गंभीर है, अहम मुद्दों को ले जा रही है। लेकिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में किस तरह से 29 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारकर सीटें फतह करेगी, ये देखने वाली बात होगी। अहम चुनाव मध्य प्रदेश में जरूर होंगे 29 सीटों पर, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। धनंजय जी बहुत शुक्रिया आपका, गुलरेज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, केदार जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। देखना होगा इस चुनाव में आखिर क्या जनता कांग्रेस के उन मुद्दों को सच में लेती है, क्या कांग्रेस उन चुनावी मुद्दों के सहारे वोटों में परिवर्तित करवा पाती है, या बीजेपी मोदी के सहारे एक बार फिर प्रदेश की सभी सीटों पर फतह हासिल करेगी। इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।